प्रतापगढ़ तक संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। गहलोत के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरने पर संदेह, माकन बोले एमएलए ने की अनुशासनहीनता। टोंक जयपुर नेशनल हाईवे पर बेकाबू हुई कार, टक्कर से एक चौकीदार, 2 छात्रों की हुई मौत। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मन की बात में हिस्सा लेने आगरा पहुंचे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र। और खबरें विस्तार से। अशोक गहलोत के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरने पर संदेह पैदा हो गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव और राजस्थान में सरकार के नेतृत्व परिवर्तन के बीच उपजे हालात के बाद अब राजनीतिक समीकरण बदलने लगे हैं। राजस्थान की सत्ता के लिए रविवार देर रात हुए संग्राम के बाद अब इस बात की चर्चा जोरों पर है कि अशोक गहलोत के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नॉमिनेशन करेंगे या नहीं। बताया जा रहा है कि गहलोत समर्थक विधायक इस पक्ष में नहीं कि वो अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करे। सूत्रों की माने तो रविवार रात को कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के आवास पर हुई बैठक में गहलोत समर्थक विधायकों ने अध्यक्ष पद पर नामांकन भरने का विचार छोड़ने का सुझाव दिया। विधायकों का मानना था कि इन परिस्थितियों के बाद चुनाव में परिणाम कुछ भी हो सकता है। राजस्थान प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ने विधायक दल की बैठक के निर्देश दिए थे। सीएम अशोक गहलोत की सहमति के बाद ही विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन कोई भी विधायक बैठक में शामिल नहीं हो पहुंचा। अधिकांश विधायकों ने आलाकमान के आदेशों की अवहेलना की। विधायक दल के एक सदस्य से केंद्रीय ऑब्जर्वर्स को बात करनी थी, लेकिन विधायक ग्रुप के रूप में वार्ता करना चाहते थे। विधायकों ने पार्टी के आदेश की पालना नहीं की है। टोंक से खबर, जहां नेशनल हाईवे 52 पर कोटा से जयपुर जा रहे कोचिंग के छात्र द्वारा भारी शराब का सेवन करने के बाद टोंक के समीप उनकी गाड़ी का संतुलन बिगड़ने से डिवाइडर से टकराते हुए गाड़ी सीधे सड़क किनारे ट्रक बॉडी बनाने के कारखाने के बाहर सो रहे चौकीदार सादिक के टक्कर मारते हुए खुद भी खड़े ट्रक में जा घुसी, जिससे कार में सवार 5 लोगों में से 2 युवक अभिषेक और सूरज की मौके पर मौत हो गई। प्राप्त जानकारी अनुसार कोटा में कोचिंग कर रहे 5 छात्र जयपुर जा रहे थे, जिन्होंने भारी मात्रा में शराब का सेवन कर रखा था। टोंक के समीप पहुंचने के बाद उनकी गाड़ी चालक द्वारा अनियंत्रित हो गई, जिससे वो डिवाइडर से टकराकर पास में ही सो रहे चौकीदार को कुचलती हुई सामने खड़े ट्रक के पीछे जा घुसी, जिसमें मौके पर ही चौकीदार व 2 छात्रों की मौत हो गई। नाम बताएं सर अपना। मैं एसएचओ टोंक सदर हूँ, आसाराम पुलिस निरीक्षक। किस तरह की घटना है? अभी रात को करीब 1 बजे 5 नवयुवक थे, कोटा से जयपुर जा रहे थे। अपने किसी कार्य से कोटा में कोचिंग ले रहे थे और उनकी गाड़ी रास्ते में अनबैलेंस हो गई और अनबैलेंस होकर साइड में ट्रक और अन्य गाड़ियाँ खड़े हुए थे एक ढाबे के पास में, तो वो अनबैलेंस होकर उनकी कार जो है उन ट्रक से टकरा गई। वहाँ पर एक चौकीदार सो रहा था ट्रकों की सुरक्षा के लिए, वो ऑन स्पॉट एक्सपायर हो गया और कार में कुल 5 युवक सवार थे, जिनमें से 2 एक्सपायर हो चुके हैं। कुल मौतें कितनी हुई? कुल 3 हुई। 3 घायल हैं। 3 घायल हैं, जिनका उपचार चल रहा है। अभी जयपुर रेफर कर रहे हैं 2 को, बाकी हम मौके पर ट्रैफिक चालू है और इनका इलाज हम त्वरित गति से करवा रहे हैं। श्री कोलायत का कपिल सरोवर शीघ्र ही जलीय वनस्पति और खरपतवार से मुक्त हो जाएगा। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी के प्रयासों से इसके लिए अजमेर से अत्याधुनिक डिवेडिंग मशीन मंगवाई है। यह मशीन कपिल सरोवर पहुंच भी गई। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि कपिल सरोवर को जलीय वनस्पति और खरपतवार से मुक्ति मिले, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अब यह मशीन कपिल सरोवर पहुंच गई है।
जिससे कार्तिक मेले में आने वाले श्रद्धालु और आमजन को साफ सुथरे जल में स्नान करने का अवसर मिलेगा। कोलायत विकास अधिकारी दिनेश सिंह भाटी ने बताया कि तालाब में जलीय वनस्पति होने के कारण दुर्घटनाओं की संभावना थी। इसके मद्देनजर मेले से पूर्व यह कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया डीएमएफटी मद से इसका भुगतान किया जाएगा। मशीन का संचालन पंचायत समिति के माध्यम से होगा। आज माननीय मंत्री महोदय भंवर सिंह जी भाटी के प्रयास से डीवीडी मशीन अजमेर नगर निगम से हमने मंगवाई है। 2019 में इस प्रकार पहले भी हम इस तालाब की सफाई कर चुके हैं। इसमें विशाल मेला आयोजित किया था और महान आरती का आयोजन किया गया था, महाआरती का आयोजन किया गया था। उसी तर्ज पर अब वापस से कार्तिक पूर्णिमा से पहले हम 1 महीने के भीतर इस मशीन का उपयोग करते हुए जलीय वनस्पति जो कपिल सरोवर के अंदर है तो सभी जलीय वनस्पति को निकाल करके इसको उचित स्थान पर हम डिस्ट्रॉय करेंगे। ये स्थायी है या अस्थायी रूप? ये अस्थायी रूप से अभी 1 महीने के लिए डीवीडी मशीन मंगवाई गई है, किराए पे लिए गए और डीएमएफटी फंड से पंचायत समिति से हमने 15 लाख रुपए सैंक्शन करके इसकी सफाई का जिम्मा दिया है। आगरा से खबर, जहां योगी सरकार के 6 महीने का कार्यकाल आज पूरा हुआ। साथ ही पीएम मोदी द्वारा मन की बात में हिस्सा लेने के लिए जयपुर स्थित महाजन भवन में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय व दानिश आजाद अंसारी राज्य मंत्री अल्पसंख्यक विभाग उत्तर प्रदेश पहुंचे। उन्होंने योगी सरकार की 6 महीनों की उपलब्धियां गिनाई। श्री दानिश आजाद अंसारी राज्य मंत्री अल्पसंख्यक विभाग उत्तर प्रदेश का कहना है कि योगी सरकार ने 6 साल के महीने में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाया। शिक्षा पर बेहतरीन काम उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कर रही है। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने 6 महीने की उपलब्धियां, योगी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। आज योगी सरकार के कार्यकाल को 6 महीने पूरे हुए हैं और मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि विगत 6 महीनों में योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश की तरक्की के लिए, उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए और उत्तर प्रदेश के एक एक जन के विकास के लिए पूरी ईमानदारी से काम किया है। चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे सुरक्षा हो, चाहे रोजगार हो, चाहे महिला सशक्तिकरण हो, तमाम मुद्दों पे योगी सरकार ने पूरी गंभीरता से कार्य करते हुए आज यहाँ के नौजवानों को अच्छे रोजगार से जोड़ने का काम किया, यहाँ के महिलाओं को सशक्त करने का काम किया और प्रदेश में तमाम जगहों पे कानून व्यवस्था को कायम करने का काम किया। और बीते 6 महीने में हमने जो काम कहे थे उन कामों पे हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। पूरे प्रदेश भर में हम शिक्षा के स्तर को और बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को और अच्छा और उच्चतम बनाने की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। देश की मन की बात देश की आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मन की बात कार्यक्रम में हम लोग आगरा में मौजूद रहे। यहाँ पे माननीय हमारे वरिष्ठ मंत्री योगेंद्र जी, हमारे महानगर के अध्यक्ष, तमाम अल्पसंख्यक समाज के लोग, सभी लोग मन की बात सुनी और हम सब मिल के मोदी जी के नेतृत्व में अपने देश को सशक्त बनाएंगे, इस चीज़ की प्रतिज्ञा ली। चलिए, योगी सरकार के 6 महीने के कार्यकाल को पिछले 5 साल के भी कार्यकाल और इस बार इस योगी 2 के 6 महीने की ये बेमिसाल है और इसने सिद्ध कर दिया है कि काम करने वाली सरकार बरसों बाद उत्तर प्रदेश की जनता को मिली है, जो जनता के लिए काम कर रही है, जो कि फॉर द पीपल, टू द पीपल, बाय द पीपल। लगातार जो जिस तरह से सर्वे हो रहा है विपक्ष का तो हर काम में सवाल खड़ा करना एक फैशन बन गया है और उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए मुद्दाविहीन लोग तो हर बात का विरोध करेंगे। 2024 में तैयारी कर रहे हैं नीतीश कुमार, अपने आप को एज अ पीएम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सारे जो विपक्षी दल हैं वो एक मंच पर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारी है? कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। अब वो जोड़ते रहे, पहले तय कर लें में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहेगा और फिर मुंगेरी लाल के सपने देखना किसी को ऐतराज नहीं है, हमें खूब देखते रहे। ठीक है, आज माइनॉरिटी मिनिस्टर आगरा में क्या संदेश लेकर आए? मन की बात का भी कार्यक्रम है। देखिए, माइनॉरिटी मिनिस्टर युवा हैं और काफ़ी उत्साही हैं और इनके आने से आगरा के अल्पसंख्यक समाज को जो मुगालता है या जो उन्हें मुगालता पैदा किया जाता है वो दूर होंगे और इनके आने से अल्पसंख्यक समाज आगरा में जुड़ेगा।
उत्तर प्रदेश के कासगंज जनपद में कस्बा सिद्धपुरा के मोहल्ला सुभाष नगर दक्षिण हिमालय पब्लिक स्कूल के पीछे नाले किनारे 28 वर्षीय महिला का गला घोटकर हत्या कर शव गले में फंदा पड़े हुए मिला। महिला की शनाख्त रेखा पत्नी ऋषि निवासी सुभाष नगर दक्षिण के रूप में हुई। महिला के पति ऋषि के अनुसार महिला शौच के लिए गई थी, जो लौटकर घर नहीं आई तो पति द्वारा खोजबीन की गई। काफी देर ढूंढने के बाद रेखा का शव नाले के किनारे पानी में पड़ा मिला। महिला घर से थोड़ी दूर पर ऋषि के अरहर के खेत में शौच करने गई थी, जहां पानी की बोतल और मृतिका महिला की चप्पलें खेत में पड़ी मिली है। सर, सिद्धपुरा में जो घटना है उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, आज दिनांक 25/9/2022 को हमारे थाना सिद्धपुरा क्षेत्र अंतर्गत हिमालय पब्लिक स्कूल के पीछे जो फील्ड्स है वहाँ पर एक महिला की डेड बॉडी मौजूद होने की एक सूचना हमें मिली है। तुरंत मौके पर मैं और बाकी अन्य सक्षम अधिकारी मौके पर मौका मुआयना भी हो गया। फील्ड यूनिट को बुला लिया, डॉग स्क्वाड को भी हमने बुलाया। फिलहाल उनको जो डेड बॉडी को पहले उनके पति ने देखा और उसी के आधार पर हम लोग जांच कर रहे हैं और जांच के उपरांत आवश्यक वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। अमापुर के जनपद कासगंज के कस्बा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती भाजपाइयों के द्वारा सेवा पखवाड़े के रूप में मनाई गई। कस्बा अमापुर के बैकुंठी द्विवी राष्ट्रीय शिशु सदन विद्यालय में प्रधानाचार्य जागन सिंह सोलंकी व इंदिरा नगर स्थित धीरज गुप्ता सर्राफ के कार्यालय पर विधायक हरिओम वर्मा की अध्यक्षता में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के छवि चित्र पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर विधायक हरिओम वर्मा ने उन्हें याद कर उनके जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए सभी लोगों से उनके मां बताए मार्ग पर चलने की अपील की है। प्रतापगढ़ से खबर, जहां यूपी में युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने गैंगरेप के 2 आरोपी समेत 3 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पूर्व जिला पंचायत सदस्य व अपना दल एस के नेता फहीम उर्फ पप्पू का बेटा तफसीर गैंगरेप मामले में गिरफ्तार हुआ है। 2022 में राजा भैया के खिलाफ कुंडा विधानसभा बसपा से चुनाव लड़ चुके हैं फहीम, और कुछ दिनों पहले अपना दल की मुखिया अनुप्रिया पटेल का विश्वनाथगंज इलाके में स्वागत भी किया था। 2 आरोपी पर गैंगरेप है, जबकि 1 आरोपी पर वीडियो बनाने का आरोप है। 2 दिन पहले युवती के साथ जंगल में 3 लड़कों ने गैंगरेप किया था। आगरा से खबर, जहां उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल रविवार को आगरा पहुंची। ताजनगरी आगरा में आनंदीबेन पटेल के पहुंचने से पहले ही प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा चाक चौबंद व्यवस्थाएं कर ली गई थी। आगरा के खंडारी कैंपस पहुंचकर भोजन किया। इसके बाद भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के संस्कृति भवन का निरीक्षण किया। इसके बाद भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय पालीवाल परिसर पहुंची और वहीं खंडारी परिसर में कुलपति व अन्य अधिकारियों के साथ वार्तालाप भी की। खंडवा से खबर, जहां नवरात्रि में इस बार गुजरात में होने वाले गरबा की झलक देखने को मिलेगी, क्योंकि इस बार इसके लिए शहर की चुनिंदा गरबा क्लासेस ने की है। मध्य प्रदेश में अब गुजरात राज्य का पारंपरिक गरबा नृत्य की झलक पूर्व रिहर्सल के दौरान सभी नवरात्रि पर्व में देखने को मिलेगी। केसरिया गरबा के भंडारी पब्लिक स्कूल ग्राउंड पर एकजुट होकर इसका प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम के आयोजक रितेश कपूर ने बताया कि 28 सितंबर से केसरिया गरबा महोत्सव प्रारंभ होने वाला है। यहाँ लोगों को इस बार गुजरात की तर्ज पर होने वाले गरबे की झलक देखने को मिलेगी। श्री माधोपुर से खबर, जहां जीतगढ़ पंचायत समिति के मुख्य चौपड़ मार्ग पर त्रिवेणी धाम के महंत 1008 श्री रिचपाल दास महाराज के सानिध्य में 9 दिवसीय रामलीला का शुभारंभ किया, जिसमें महाराज श्री करकमलों के द्वारा माधोपुर के युवा नेता भामाशाह बलराम यादव व डॉक्टर मंगल यादव ने हिंदी रीति रिवाज से पूजा अर्चना कर श्री राम प्रभु की आरती के साथ दीप प्रज्वलित कर रामलीला नाट्य कला का श्री गणेश किया। वहीं जयपुर से खबर, जहां उत्तराखंड में पूर्व मंत्री के बेटे के रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की मौत पर लोगों का गुस्सा लगातार तीसरे दिन भी उफान पर है। अंकिता के होम टाउन श्रीनगर में सैकड़ों लोग उसकी फोटो लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं अंकिता को न्याय 2 की आवाज राजधानी जयपुर से भी गूंजने लगी है। इसी को लेकर जयपुर की महिलाओं की ओर से बात की हमारे संवाददाता मनोज यादव ने। देखिए क्या कहना है जयपुर की महिलाओं का। अभी जो देश में जिस तरह की घटनाएं हो रही है, पहले दामनी केस हुआ, आए दिन कोई ना केस होता रहता है। अभी उत्तराखंड की बेटी को न्याय की मांग चल रही है, उसको लेके आप क्या सोचती हैं, क्या कहना चाहेंगी, किस तरह से न्याय मिलना चाहिए, सरकारों को किस तरह के कदम उठाने चाहिए जो इस तरह की घटनाएं ना हो?
मैं यही कहना चाहूँगी कि बेटी बचाओ वाला जो नारा है वो कोई भी सरकार हो बहुत ज़ोर ज़ोर से नारेबाजी करती हैं, पर एक्शन कोई भी सरकार ढंग से नहीं ले पाती। इसलिए बस मैं यही कह रही हूँ, जो निर्भया कांड हुआ उनके जो थे उनको कितना लेट उन लोगों को सज़ा हुई है अभी जाके, और जो लड़की वो कितना उसने तकलीफ सहन करी थी, उसका जो अपन ने सबने देखा, कितना सभी लड़कियों के मन में कितना दुख हुआ था इन बातों को लेके, पर उसकी भी सज़ा बहुत ही लेट हुई थी। तो इस ढंग से जब इसकी भी जब सज़ा में देरी हो जाती है तो लड़कों की हिम्मत बढ़ रही है, मैं ये कहना चाहूँगी। और ये कहना चाहती हूँ कि चीते लाना, टाइगर लाना बाहर से, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रहे हैं। इन केसों पे आओ ना मोदी जी, इन केसों पे आप ध्यान दीजिए ना, जो दिन प्रतिदिन बढ़ ही रहा है। तो बस मैं यही कहना चाह रही हूँ कि वो तो होता रहेगा कि आप बाहर से ये ले आए, बाहर जाके अपना वर्चस्व बहुत ज़्यादा बना रहे हैं कि भाई ये हो, बाहर से ये ला रहे हैं, अपना खुद का भी मतलब उनको बाहर के लोगों में अपने आप को अच्छा कहलाने का बहुत इंटरेस्ट मैं देख रही हूँ। पर गाँव में जाना, जैसे गाय वाली भी बात थी, तो उस बीमारी में भी मैंने कोई उनका खास इंटरेस्ट नहीं देखा है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई पहले अपने देश में तो देख लीजिए, फिर आप बाहर जाके कुछ करो ना, क्या फ़र्क पड़ता है। उत्तराखंड में लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं, तो जी राजस्थान जयपुर में कुछ देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, कल ही करेंगे हम, पूरी क्रांति लाएंगे। महारानी कॉलेज की सारी लड़कियां कल इकट्ठी हो रही हैं, उनके भी फ़ोन आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी की लड़कियां इकट्ठी हो रही हैं, उनके फ़ोन आ रहे हैं। तो कल हम इसको बहुत बड़े रूप में लेके आएंगे। अब कि जब तक ये जस्टिस नहीं करते हैं तो हम तो पूरी क्रांति लाएंगे देश में। धरना प्रदर्शन भी कहीं किया जाएगा? बिल्कुल जी, कर रहे हैं हम जी। सवेरा टाक। उत्तराखंड में 19 साल की एक लड़की अंकिता भंडारी, उसकी हत्या कर दी जाती है। तो जो नारा दिया जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कितना आप मानते हैं कि ये साक्षात है? क्योंकि जिस तरह से बेटियों के साथ ये अपराध होता है, पॉलिटिकल लोग या पावरफुल लोग इस तरह करते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? अंकिता भंडारी के बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि पहले तो उसको जस्टिस मिले, और ये जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा है, लोग नारे तो बहुत लगा रहे हैं, पर बच्चे यहाँ बच रही है या नहीं बच रही है? मेरी भी एक बेटी है, मैंने उसके लिए बहुत सपने देखे, मैं उसको बाहर भेजूंगी, मैं उसको ये पढ़ाऊंगी, मैं उसको इतना बड़ा बनाऊंगी। पर जिस तरीके से आने वाले सालों में आज जितने भी ईयर्स बीतते जा रहे हैं, रेप के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, उसमें कुछ घटाव नहीं आ रहा है। तो मैं भी यही सोचूँ कि क्या मेरी बेटी को मैं इतना आगे भेजूँ, क्या वो सेफ़ है? तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि लोग अपने लेवल का फ़ायदा ना उठाएं। पॉलिटिक्स है, अगर पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आप हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। आपके घर में क्या बेटियां नहीं हैं, आपके घर में क्या बहनें नहीं हैं? तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जो अपने लेवल का लोग फ़ायदा ना उठाएं, और जो भी ये हुआ है, चाहे वो फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और जो लड़का है उसे सज़ा दी जाए। एक्चुअली क्या है कि गवर्नमेंट इन केसेस में जो क्रिमिनल हैं उनको सज़ा उस लेवल की नहीं दे रही है जिस लेवल की होनी चाहिए। इस वजह से ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इतनी स्ट्रिक्ट सज़ा दी जाए, 1 मिनट में फांसी पे चढ़ा जाए तो लोग करेंगे ही नहीं। ये सब क्यों नहीं इतना स्ट्रिक्ट हुई जा रही है? सब ये निर्माण करो, वो निर्माण करो, अपने घर के, अपनी देश की बेटियों को तो बचा लो, फिर निर्माण तो होते रहेंगे। पहले अपने घर के और बच्चों को तो बचाओ आप। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि बस उसको जस्टिस मिले और जो लड़का है उसको जल्दी से जल्दी फांसी की सज़ा दी जाए, तभी आने वाले जो भी लड़के हैं, जो भी ये सब कर रहे हैं, उनको समझ आएगा कि नहीं, अगर हम ये करेंगे तो हमारे साथ भी यही होगा, हमें भी यही सज़ा मिलेगी और हमें भी मौत मिलेगी। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी। मेरा नाम सलोनी टाक। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ये कांड हुआ है, और महिलाओं की, बच्चों की सुरक्षा कितनी ज़रूरी है और किस तरीके से की जा सकती है? डेफिनेटली महिला की सुरक्षा आज के वक्त में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक महिला ही है जो जन्म देती है, एक पुरुष को जन्म देती है, और फिर पुरुष ही ऐसी हरकत करता है तो बहुत ही शर्मनाक बात है। हमारे में इतनी कैपेसिटी है, एक औरत में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो हर बच्चा पैदा करती है, पुरुष को करती है। तो ये बहुत ही दिल दुखने वाली बात है। और क्यों सिर्फ एक औरत ही, क्यों एक औरत मेंटली, फिज़िकली टॉर्चर होती है, आदमी तो नहीं होता? और फिर उसके बावजूद जब ये आदमी कुछ भी एक लड़की, बेटी, बहन के साथ ऐसा करता है तो उसको क्यों खाली छोड़ दिया जाता है? क्यों आज तक नहीं? थोड़े दिन ये नारे चलेंगे, फिर गवर्नमेंट क्या एक्शन लेगी? मुझे नहीं लगता कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा रहा है।
उसके बाद वो खाली छूटते हैं, करते हैं और खाली छूटते हैं। प्लीज़ ये जो पावर्स ये लोग यूज़ करते हैं उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए ताकि आगे को ये रिपीट नहीं हो। क्या डिमांड करते हैं आप, क्या होना चाहिए? क्या सज़ा, फांसी, उम्र कैद, समथिंग लाइक दैट। बिल्कुल। ममता महंगी। आप क्या कहना चाहेंगे अंकिता भंडारी जो कांड हुआ है, जिस तरह से हर बार आरोपी को सज़ा मिलती है, बेल मिलती है, फिर छूट जाता है, फिर लोगों के हौसले बुलंद हो जाते हैं और बच्चों पे इस तरह की घटनाएं होती है? लाइक 75 मतलब हम लोग बात करते हैं कि आज लड़कियां वो कंधे से कंधा लगा के वुमेन एम्पावरमेंट की बड़ी बड़ी हम बातें करते हैं, बट वर्क प्लेस इवन वी आर नॉट सेफ इन द ऑटो रिक्शा ऑल्सो। तो या हम महासत्ता बनने की बात करते हैं, भारत महासत्ता बनेगा, बट वी आर नॉट इवन द वुमेन गर्ल, नॉट एज तो कभी मैटर ही नहीं करता है। 8 साल हो, 19 ईयर्स हो या 25 ईयर्स या कोई 35 ईयर्स की वुमेन भी हो, तो ये मतलब हम महासत्ता होने की हम बहुत ज़्यादा एम्पावरमेंट की बात करते हैं, बट सेफ्टी ही नहीं है तो ये सब चीज़ें मैटर ही नहीं करती है। मुझे इतना ही बोलना है कि आप ऐसे लोग, अभी साफ है कि उसने किया है उसने, तो उसको आप प्रोसिक्यूशन, उसको वकील देना, ये सब चलती रहना तारीख पे तारीख, ये जस्टिस, ये जो है ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं है। और इसमें मतलब मैंने बहुत बार सुना है कि कोई कुछ गलत काम करता है, उसके पास वो हाई प्रोफाइल है या बहुत पैसा है तो कुछ दिन में छूट जाएगा। तो ये जो मेंटालिटी सेट हुई ना, वी हैव टू चेंज दिस फर्स्ट, कि इतना डर लोगों में होना चाहिए कि कुछ गलत कर दे तो हाँ ये तो मतलब गया, खत्म इसका, ये आप टाइम दे रहे हो या उसका ये आ रहा है, तो दिस इज़ ऑल बुलशिट, आई विल से दिस। एंड यस, जल्दी से जल्दी जो भी कल्प्रिट है उसको तो फांसी होनी चाहिए। एंड आई एम दैट्स इट। या अश्विनी। और क्या कहना चाहेंगे आप जो पूरा कांड हुआ है, जिस तरह से उसकी हत्या की गई? लाइक क्रिमिनल्स को ऑन स्पॉट फर्स्ट हियरिंग में उनका केस का वो सोल्यूशन दे देना चाहिए कि उनको ये चांस नहीं मिले कि वो बाहर निकल सके। पूरा घटनाक्रम जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, इसे देखते हुए यही पता चलता है कि हमारी सरकार अभी भी गर्ल्स की सिक्योरिटी और सेफ्टी को लेके इतनी अलर्ट नहीं है। आज हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बाहर जाएं, हमारी गर्ल्स भी आगे प्रगति करें, बट सरकार इस तरीके की जब हरकतें हो रही है और सरकार उसके लिए एक्शन नहीं ले रही है तो पेरेंट्स हिम्मत ही नहीं कर पाएंगे। ये तो हम ये चाहते हैं कि सरकार एटलीस्ट ऐसे एक्शंस ले, ऐसे मतलब सज़ा दिलवाएं उन्हें कि पेरेंट्स को लगे नहीं हाँ हमारे बच्चे सेफ़ हैं। तो अंकिता के केस से हमें ये पता चलता है कि गर्ल्स अभी भी सेफ़ नहीं है, सिक्योर नहीं है वर्क प्लेस पे। तो सरकार, बस यही चाहती हूँ, सरकार से यही निवेदन है मेरा कि जल्दी से जल्दी इस केस को सॉल्व करें, अक्यूज्ड को पनिश करें। दैट्स इट। हिमानी। वहीं राजधानी जयपुर में नवरात्रों के पर्व की शुरुआत के साथ ही रामलीला और दशहरे पर होने वाले रावण दहन की तैयारियां भी शुरू हो गई। इसके तहत जयपुर में राम मंदिर प्रन्यास श्री सनातन धर्म सभा के तत्वाधान में प्रदेश के सबसे बड़े मैदान आदर्श नगर दशहरा मैदान में तैयारियां जोरों पर है। सपा के कोषाध्यक्ष व रामलीला प्रभारी केशव बेदी ने बताया कि पहले 9 दिन रामलीला का मंचन कोटा के सुप्रसिद्ध कलाकारों द्वारा किया जाएगा। वहीं सभा के महामंत्री इंद्र कुमार चड्डा के अनुसार रावण का पुतला इस बार लगभग 105 फीट, कुंभकर्ण का पुतला 90 फीट ऊंचा तैयार किया गया है। सभा अध्यक्ष शिवदत्त बिरमानी ने बताया कि यह महोत्सव 1956 से लगातार मनाया जा रहा है। इस बार भी रंग बिरंगी झांकियों के साथ शोभा यात्रा दशहरा मैदान पहुंचेगी और हर्षोल्लास के साथ 5 अक्टूबर 2022 को 6 बजे दशहरा मैदान में कार्यक्रम होगा। रावण दहन शाम 7:30 बजे किया जाएगा, जिसके बाद भगवान राम का राज तिलक होगा। इस बार जो पहले रामलीला हो रही है उसमें विशेष आकर्षण है। हम चाहते हैं कि जन सहभागिता रामलीला में भी जुड़नी चाहिए। तो रामलीला में जो महिला कलाकार हैं वो सब जो सीता और वो का रोल करते हैं वो सब महिला कलाकारों द्वारा ही निभाया जाएगा।
और रामलीला में पूरी कुर्सियाँ लगाई गई हैं और वो कॉलर माइक और सब तरीके से जो आज मॉडर्न सुविधाएं हैं उसके हिसाब से हम रामलीला करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि लोगों को पसंद आएगी। उसके बाद यहाँ पर जो शोभा यात्रा है वो भी विशेष आकर्षण के रूप में चलेगी। उसमें झांकियों की संख्या बढ़ाई गई है, आगे बग्गी चलेंगी, घोड़े चलेंगे, बैंड चलेगा। उसके बाद जब यहाँ शोभा यात्रा आ जाती है तो उसमें यहाँ पर अपना रावण दहन का प्रोग्राम होता है। उसमें जो आतिशबाजी होती है, आतिशबाजी इस बार बहुत विशेष रखी गई है। उसमें कम से कम आधे से पौन घंटे का प्रोग्राम आतिशबाजी का रहेगा। तो आतिशबाजी जो है ऊपर जो होगी तो उसमें आपको सितारे चमकते हुए नज़र आएंगे। नयनाभिराम आतिशबाजी होगी जिससे लोगों की एकटक आंखें वहीं टिक जाएंगी और लोगों को बहुत प्रसन्नता होगी कि अच्छी आतिशबाजी अपन देख रहे हैं। 105 फुट का रावण और 90 फुट का कुंभकर्ण इस बार बनाया गया है और उसमें भी जो उसकी साज सज्जा की गई है रावण की, वो बिल्कुल नए तरीके से की गई है। जो आप देखेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। मैं उपाध्यक्ष अनिल खुराना, श्री राम मंदिर प्रन्यास, श्री सनातन धर्म सभा जयपुर। भाग लेंगे इस बार रावण दहन? देखिए, अभी ये फाइनल नहीं हो पाया। जैसे पिछली बार कलराज जी मिश्र वगैरह आए थे, गवर्नर साहब आए थे, या उससे पहले वसुंधरा जी आई थी। अभी दे रखा है, लेकिन अभी कोई राजनीतिक उथल पुथल ज़्यादा चल रही है, इसलिए अभी तक फाइनल नहीं हो पा रहा है कि कौन कौन उसमें आ पाएगा। लेकिन लेटर हमने दिया है, महेश जोशी जी को दिया है, महापौर को दिया है, आपके प्रताप सिंह जी खाचरावासी को दिया है, सीएम साहब को दिया है, अशोक गहलोत जी को, सचिन पायलट जी को दिया है। लेटर तो कई गए हुए हैं, लेकिन अब वो उसमें से कंफर्म कौन सा होता है ये आजकल में मालूम चलेगा। थोड़ा सा राजनीतिक स्थिरता आएगी, उसके बाद में पता लगेगा। मैं इंद्र कुमार चड्डा, सेक्रेटरी राम मंदिर प्रन्यास। हमारे यहाँ 2 पुतले बनाए जाते हैं। एक रावण का, रावण 105 और 110 के बीच में रहेगा, और जो कुंभकर्ण है वो 90 और 95 के बीच में रहेगा। हमने कई बार कोशिश करी कि इसको और भी थोड़ा सा बढ़ाया, कि लिखने को हम लिखते हैं 120 फुट बढ़ाया, 25 बनाया, लेकिन वो खड़ा नहीं हो पाता, टूट जाता है बीच में से। उसको खड़ा करने में भी क्रेन आती है, बड़ी क्रेन आती है, जिससे हम उसको खड़ा करते हैं। तो इससे बड़ा बन नहीं पा रहा है। हमने कई बार कोशिश कर ली। आप एक बार स्ट्रक्चर देखें तो आपको मालूम चलेगा कितना हैवी स्ट्रक्चर बनता है उसका। खाने पीने के स्टॉल 45-50 स्टॉल लगती है, टोटल 50 स्टॉल लगाते हैं हम, जिसमें एक पुलिस की होती है, एक फायर ब्रिगेड वालों के पास होती है, 3 फायर ब्रिगेड का इंतजाम करते हैं हम लोग। साथ में एम्बुलेंस का इंतजाम करके रखते हैं, जो महात्मा गांधी हॉस्पिटल वाले संभालते हैं, वो भी वहाँ उसका भी स्टॉल रहता है। तो यूँ करके पानी का स्टॉल रहता है। टोटल 50 स्टॉल का हमारा। समय क्या रहेगा दहन का? दहन का समय 7:30। इंद्र कुमार चड्डा, सेक्रेटरी राम मंदिर प्रन्यास। रावण में इस बार हमारे एक तो ऊंचाई इसकी हमारी रहती है सबसे ज़्यादा, और दूसरा इसको आकर्षक बनाने के लिए अभी इसमें जो अबरी और वो जो चमकदार कागज़ लगाए हैं वो इस बार बिल्कुल अलग से लगाए हैं और दूर से बड़ा ही आकर्षक दिखेगा। दूसरी हमारे रावण की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसके अंदर हम जो भी सामान लगाते हैं वो बिल्कुल वर्जिन होता है, कोरा होता है, नया होता है। इसके अंदर पुराना कपड़ा, पुराना कागज़, रद्दी ऐसा इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि इसकी लोग पूजा करते हैं। रावण दशहरे के दिन जब ये खड़ा हो जाता है, नए जोड़े या किसी के घर में नया बच्चा पैदा होता है तो उसको आशीर्वाद दिलाने यहाँ लाया जाता है। ये भी कुछ लोगों की रस्म है, वो पूरी करते हैं। इसलिए हम इसको पूजा के उद्देश्य से एकदम कोरा और बिल्कुल नया सामान लेके ही बनाते हैं। मैं राजीव मनचंदा, श्री राम मंदिर प्रन्यास, आदर्श नगर, जयपुर। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से या राम मंदिर प्रन्यास के इस राम मंदिर में गत 66 वर्षों से ये परिपाटी चल रही है कि रामलीला का मंचन हो रहा है। गत 2 वर्षों से नहीं हो पाया, पर इस वक्त बड़े उत्साह के साथ में ये दोबारा मंचन प्रारंभ हो रहा है, जिसमें सुरभि कला केंद्र कोटा के कलाकार इसमें भाग ले रहे हैं। और इसको हमने विचार किया कि इसको और अधिक आकर्षक कैसे बनाया जाए, जिसके साथ लोगों को इसमें अलग रुचि हो, लोग साथ से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ। तो उसके लिए है कि एक तो जो महिला पात्र हैं रामायण के, वो उनका जो अभिनय है वो महिला कलाकारी करते हैं, रंगमंच के कलाकार हैं, जो जनरली बाकी रामलों में ऐसा नहीं होता था परिपाटी में। और दूसरा इसको आकर्षण करने के लिए एक हमने इसमें कॉलर माइक की व्यवस्था की है, जो माइक से समझ नहीं आता उसमें, और इसमें नए लाइट का और उसका है
मतलब नहीं इसकी व्यवस्था इसमें नहीं है, जैसे नहीं साज सज्जा इत्यादि उसमें और एक सेल्फी पॉइंट इसमें बनाया, जिससे लोगों को रुचि है आजकल सेल्फी की, कि जो रामलीला के जो पात्र हैं उनके साथ में भी वो फोटो खिंचवा सके, लोगों को एक आकर्षण रहेगा। तो आकर्षित करने के हिसाब से बच्चों का इसमें आकर्षण रहेगा सेल्फी। और एक इसमें प्रसाद की व्यवस्था हमने इस बार की है कि दिल्ली रामलीला में नहीं होता है, सत्संग में होता है, लेकिन एक प्रसाद का भी आकर्षण होगा। तो हमारा मकसद है कि ये रामलीला को और आकर्षक बनाया जा सके, रोचक बने, जिससे नई पीढ़ी हमारे साथ जुड़े, तो बच्चों के अंदर जो है भगवान राम के आदर्श उसमें उनमें जाए और हमारी संस्कृति से बच्चे जुड़ पाएँ। इसको और आकर्षक बनाने के लिए जो भरसक प्रयास हो सकते हैं संस्था की तरफ से वो किए जा रहे हैं। और हम जो शोभा यात्रा है उसमें भी हम जो झांकियाँ जाती हैं उसमें हम रामलीला के प्रसंगों में से झांकियाँ बनाते हैं। तो प्रयास होता है कि हर बार कोई ना कोई नया प्रसंग की झांकी बनाया जाए। तो इस बार भी हम उसमें जो झांकी इसमें जो बनाई जा रही है उसमें एक ताड़कावत की झांकी बनेगी और एक इसके साथ में ये जटायु उद्धार की झांकी है इसमें, और एक पंचवटी में स्वर्णमक की झांकी रात सच बनाया है। तो कुछ नया बनाते हैं ताकि वो आकर्षण साथ में लगे। और वही जैसा अनिल जी ने बताया कि वो शोभा यात्रा से घूम के रात को आती है, शाम को राम मंदिर होता है। तो ये मुख्य आकर्षण केंद्र है। प्रयास हमारा यह है कि अधिक से अधिक लोग इसमें जुड़ने चाहिए ताकि हमारी भारतीय संस्कृति का प्रसार हो सके, जो हमारे मंदिर का मकसद है। आपका नाम? मेरा नाम केशव बेदी, कोषाध्यक्ष एवं रामलीला प्रभारी। कोलायत के हंदा व्यापार मंडल द्वारा एक दिवसीय सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें मुख्य बाजार, तनु मार्केट व बालाजी मार्केट की मुख्य सड़कों की साफ सफाई की गई। व्यापार मंडल अध्यक्ष श्यामलाल पुरोहित ने बताया कि व्यापार मंडल के समस्त दुकानदारों ने स्वेच्छा से अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर मुख्य बाजार सहित आसपास की साफ सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया। वहीं व्यापार मंडल ने गांव में लंपी वायरस से पीड़ित गौवंश के उपचार के लिए भी निःशुल्क शिविर रखा। 25 सितंबर 2022 को दाम व्यापार के सभी सदस्यों ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर बाजार के अंदर साफ सफाई करी एवं साफ सफाई करने के बाद में लिम्पी नामक बीमारी से ग्रस्त गौ माता की सेवा की, जिसमें किसी गौ माता के लिए किसी से पैसा नहीं ले गया। व्यापार मंडल द्वारा निःशुल्क की गई थी। घनश्याम पुरोहित, हद्दा। कोलायत से खबर, जहां देशनोक के शारदीय नवरात्रि महोत्सव पर पहली बार करणी महिमा संगीतमय कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा का वाचन डॉक्टर करणी प्रताप सिंह करेंगे। निशा भूरा ने बताया कि 8 दिन तक चलने वाली कथा पर भव्य कार्यक्रम भी आयोजित होंगे, जिसमें पुष्प होली के रंग, करणी भक्त के संग, डांडिया सहित प्रोग्राम होंगे। इससे पूर्व आज कलश यात्रा भी निकाली और हजारों की संख्याओं में बालिकाएं, महिलाएं, पुरुष शामिल हुए। झालावाड़ जिले के गंगदार कस्बे में पुरानी रंजिश के चलते युवक पर हमलावरों ने हमला कर युवक धन्ना काहर को गंभीर रूप से घायल कर दिया। गंगदार कस्बे के काहर मोहल्ले में देर रात्रि में पुरानी रंजिश के चलते युवक पर रंजिश वाले लोगों ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। परिजन घायल युवक धन्ना काहर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौमेला लेकर आए, जहां चिकित्सकों ने उसका उपचार किया। घायल युवक धन्नालाल काहर के सर में गंभीर चोट आई है। घायल के परिजनों ने बताया कि गंगदार थाने में जिसमें हमलावर लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। फिलहाल घायल का सीएचसी चौमेला में उपचार जारी है। खबरों में बात करेंगे पाली जिले की, जहां देसूरी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का कार्यक्रम का आयोजन हुआ। राजसमंद सांसद दिव्या कुमारी व कुंभलगढ़ विधायक पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह राठौड़ मौजूद रहे। देसूरी नालघाट सेक्शन में हो रही दुर्घटनाओं को लेकर राजमार्ग पर पुल या सुरंग को लेकर की चर्चा भी की। देसूरी के अरावली पर्वतमाला की गोद में राजमार्ग 16 पर स्थित हरिओम आश्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम व पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को लेकर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। चाहूँगी कि आज यहाँ देसूरी में हम लोग यहाँ आए हैं और आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती भी है और उसके अवसर पे हम लोग ने यहाँ कार्यक्रम भी किया है। बूथ के जितने कार्यकर्ता हैं उनका सम्मान और कमल उत्सव का भी जो कार्यक्रम हमारी पार्टी ने हम लोगों को दिया है, उसमें हम लोगों ने आज यहाँ पर कार्यक्रम किया। और जो यहाँ की डिमांड थी कि देसूरी की नाल जो है वो रोड सही बननी चाहिए, चौड़ी होनी चाहिए, यहाँ कोई ना कोई इसका सल्यूशन निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ लगातार एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। ये स्टेट हाईवे है और मैंने हर बार हर मीटिंग में ये बात रखी है, पत्र भी लिखे हैं बहुत सारे मुख्यमंत्री जी को कि इसमें हम लोगों को, आप लोगों को, कि स्टेट के अंडर आता है, ये नेशनल हाईवे तो नहीं है, या तो इसको सेंटर में भेजा जाए और नहीं तो फिर इसको स्टेट टेकअप जल्द से जल्द करे और इसमें या तो चौड़ाई करे, ओवरब्रिज बनाए, कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाले ताकि एक्सीडेंट्स होना बंद हो।
खबरों में बात करेंगे श्री गंगानगर जिले की, जहां रायशेनगर के निकटवर्ती गांव नानूवाला में डिग्गी खुदाई के दौरान हादसे में 15 वर्षीय बालक की मौत हो गई। मृतक के शव को सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। जानकारी के अनुसार खेत में ट्रैक्टर से डिग्गी खुदाई के दौरान 15 वर्षीय बालक अमन मौके पर मौजूद था। अचानक ट्रैक्टर उसके सर के ऊपर पलट गया, जिसके उसी मौके पर ही मौत हो गई। परिजन उसे इलाज के लिए सरकारी अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर रायशेनगर पुलिस मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि अमन खेत में डिग्गी में खुदाई का कार्य चल रहा था और शाम को यह बालक मौके पर आया, इसे हादसे का शिकार हो गया। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। बिना रुके, बिना डरे,